नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2 नवंबर से आपका निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और उसमें जो पहला मॉड्यूल है उसके अंतर्गत 3 कोर्स हमको करने हैं। पहला कोर्स है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। इसको करते समय जितने भी कंटेंट हैं उन सभी कंटेंट को करने के बाद आप देखेंगे कि सारे कंटेंट के सामने ग्रीन टिक लग जाता है। ग्रीन टिक लगने के बाद अंत में एक प्रश्नोत्तरी का ऑप्शन आता है और प्रश्नोत्तरी के ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें बारी बारी से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही रहता है और उस क्वेश्चन को करने के बाद हमको नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट के बटन के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से हमको प्रश्नों को हल करना है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। उस प्रश्न को हल करने के लिए, प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पूरी तरह से जितने भी प्रश्न हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप में जाकर प्रश्नोत्तरी के सेक्शन को सफलतापूर्वक डन करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। मतलब आपकी कक्षा में 2 बच्चे हैं और दोनों की जो विकलांगता है वो एक ही प्रकार की है। यदि दृष्टिबाधित हैं तो दोनों दृष्टिबाधित हैं, यदि अस्थिबाधित हैं तो दोनों अस्थिबाधित हैं, यदि मानसिक विकलांग हैं तो दोनों ही मानसिक विकलांग हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा। इसमें पहला है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है सभी। तीसरा है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और चौथा है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें पहला उत्तर, जो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं उनकी समस्या एक ही प्रकार की नहीं होगी। किसी अन्य प्रकार से भी बदमाशी कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो सबको पता है कि अभी जो 2020 में शिक्षा नीति आई है वह तीसरी है और 34 साल के बाद आई है। तो इसमें जो पहला 1986 और 2019 है, ये तो फेल हो जाएगा, क्योंकि 2019 के बाद 2020 एक वर्ष के बाद ही आ जा रहा है। 1967 और 1989 ये भी सही नहीं है। तीसरा है 1968 और 1986 और चौथा है 1966 और 1992। तो जो 2 राष्ट्रीय नीतियां जो शिक्षा के क्षेत्र में आई थी, वो पहला 1968 में आया था और दूसरा 1986 में आएगा। मतलब कि ये तीसरा ऑप्शन जो है सही है। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन को भी आगे पीछे बदलते रहता है, इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था और कौन से वर्ष में लागू किया गया था। इसका मतलब है कि यह कानून कब बना था और किस वर्ष में इसको लागू किया गया था। ये सबको पता है, हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2009 में ये अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार से यह उत्तर इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है। ये तो सबको पता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 34 साल के बाद आया था, जिसका भी पिछले प्रश्न में भी मैं चर्चा कर रहा था। तो यह इसका उत्तर सबको पता है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जो 5+3+3+4, जो पहले क्या था 10+2 था, अब 5+3+3+4 हो गया है। यही डिजाइन बदल करके किया गया है। 10+2 को इसी रूप में बदला गया है, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है।
आपको पता होगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है, एक विशेष कक्षा के लिए होता है या एक विशेष स्टेट में लागू किया जाता है। इसलिए यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। ये तो है ही कि हर चीज़ हम राष्ट्रीय एनसीईआरटी से ही लेते हैं। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। ये भी सही है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। ये भी सही है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, एक विशेष प्रदेश में अलग अलग पाठ्यक्रम लागू किया जाता है, विशेष कक्षा के लिए एक अलग पाठ्यक्रम होता है। तो यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान नहीं कर सकता। तो इसलिए ये इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है प्रस्तुति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन और काम करने के कई साधन। तो इसमें व्यवहार प्रबंधन के कई साधन आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। यहाँ हमेशा ध्यान देंगे कौन सा वाक्य सही है। किसी किसी प्रश्न में क्या बोलता है, कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। सही है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये भी सही है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। ये भी सही है। इसका मतलब जब ये तीनों सही है तो हमारा ये सभी वाला उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पे चढ़ते हैं कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। पहला उत्तर दिया है सभी। दूसरा है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। ये तो फिर जब अलग ही बैठेंगे तो एक स्कूल में नाम लिखाने का और सीखने का मतलब ही क्या रह जाएगा, तो ये होगा नहीं। एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। ये भी सही नहीं होगा कि एक समान रख देंगे तो दोनों के जो माइंड सेट में अंतर है, दोनों के बुद्धि में अंतर है, तो ये भी समान बनी हुई है। कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। और जो दूसरे नंबर पर दिया एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो, यदि वो विकलांग और बिना विकलांग, जो विकलांग नहीं है, दोनों के लिए जो शिक्षण प्रणाली है अनुकूलित होगी तो ये सबसे अच्छा होगा। अतः जो दूसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है ये प्रश्न का उत्तर सबसे ज़्यादा सही है और यही सही होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला है सभी, दूसरा है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, और चौथा है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। ये विश्वास तो होना ही चाहिए शिक्षक को कि हमारे सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। यदि शिक्षक के मन में ही ऐसा आ जाएगा कि हमारे बच्चे ये तो सीख ही नहीं सकता, तो वो क्या सिखाएगा। तो इसलिए ये तो जरूरी है। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, ये भी सही है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समावेशी शिक्षा मतलब कि लड़का लड़की, विकलांग माने जिसको आजकल दिव्यांग बोलते हैं, और बिना विकलांग माने सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करें। तो उसमें शिक्षक गरीब है, अमीर है, कहाँ से आता है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये जो है सही उत्तर होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। पहला है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। यहाँ ध्यान दीजिए दृष्टिबाधित है मतलब वो देख नहीं सकता। नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, ये भी कोई महत्व नहीं रखेगा उसके लिए। ऑडियो क्लिप्स,
हाँ, ये दिमाग में आता है कि चलो आँख से उसको दिखाई नहीं देता है तो वो सुन करके काम कर लेगा, तो एक बार लगता है कि ऑडियो क्लिप सही हो सकता है। अगला है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। मतलब हम मौखिक भी बोलेंगे तो चलो आँख नहीं है तो सुन करके समझ सकता है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए एक जगह लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उसके अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए, गतिशीलता मतलब चलने के लिए भी, तो आँख से उसको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो छू करके टटोल करके तो चल सकता है ना। तो स्कूल भवन के जो नक्शे हैं वो उसको छू करके स्पर्श करके पहुंच जाएगा। ये कक्षा है, ये दरवाज़ा है, ये बेंच है, यहाँ बैठना है, यहाँ से इतना कदम चलना है, ये सब देख करके वो स्कूल आ जा सकता है और उसकी गतिशीलता बनी रहेगी। इसलिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे सही उत्तर होगा। इस प्रकार से देखिए सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, और ये बोलता है कि सबमिट करना चाहते हैं कि फिर से अपना रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो किस प्रश्न का क्या उत्तर दिए हैं आप रिव्यू देख सकते हैं। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट कर दिया, योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो इस प्रकार से आपके सामने ये वीडियो का प्रदर्शन मैंने किया। बहुत से यूट्यूबर हो सकता है कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर बता दें, लेकिन उससे निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने प्रश्नों के उत्तर को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं 7 या 8 तारीख को हाजिर हो जाऊंगा आपके समक्ष मॉड्यूल 1 के कोर्स 2 का आंसर लेकर के। तब तक आप लोग वीडियो भी देखिए और अपने से भी पढ़िए, ताकि अगर मैं बताता हूं आपको लगता है कि गलत है तो आप अपने से सही कर सकें। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को सावधानी पूर्वक हल कर सकते हैं और जो हमारा नंबर आना चाहिए, जितना नंबर हमको प्राप्त करना चाहिए, हम उस नंबर को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।